Hello my dear students, my name is Dr. Deepti and I am here with a new topic of research methodology that is सैम्पलिंग टेक्निक्स। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका सैम्पलिंग टेक्निक्स, जो आपका नेट फर्स्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, प्लस ये आपका सिविल सर्विसेज में तो है ही ये टॉपिक आपका। देखिए, जो आपका सैम्पलिंग टेक्निक है ये आपकी बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सैंपल होता है वो क्या होता है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी वो है आपका पॉपुलेशन। देखिए, जनरल वे में अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उससे जनसंख्या से होता है। रिसर्च में इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है इंटायर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पूरी ऑब्जर्वेशन का जो इंटायर मास होता है उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। उसके बाद आता है सैंपल। सैंपल यानी कि जिसे हिंदी में न्यायदर्श बोला जाता है। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन पे तो पॉसिबल नहीं होता रिसर्च करना है, बिकॉज ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, डेटा कलेक्शन करना बहुत इट्स इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से एक ऐसा हिस्सा चूज करते हैं जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉपुलेशन की, तो उसे कहा जाता है सैंपल। जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब आपका ब्लड सैंपल लेता है तो आपकी पूरी बॉडी से पूरा ब्लड नहीं निकालता है। वो क्या करेगा, आपके एक छोटा सा सैंपल ब्लड का लेता है और उस ब्लड सैंपल के बेसिस पे वो क्या करता है, अपना एनालिसिस करता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपका ब्लड ग्रुप है या क्या आपकी आरबीसीज है, तो वो सारे का सारा करता है। इसी तरीके से रिसर्च में भी पॉपुलेशन से एक सैंपल चूज किया जाता है। अब वो सैंपल किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए, वो सैंपल कहां से चूज किया जाए, क्या उसकी टेक्निक्स होती हैं ताकि वो हमें एक ट्रू सैंपल मिले। अगर हम किसी पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हैं तो उस सैंपल को सिलेक्शन करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आपका सैंपल सही है तो आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो काफी हद तक करेक्ट आती हैं। तो आपकी जो पूरी रिसर्च जो बेस्ड होती है वो इस सैंपल पे बेस्ड होती है कि आपने कैसा सैंपल सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आपके समक्ष वही डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। पहली आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, दूसरी होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावित, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है असंभावित। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसमें हर इंडिविजुअल को चांस मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। इसके अपोजिट नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसे हम असंभावित कहते हैं, उसमें हर इंडिविजुअल को चांस नहीं मिलता है सिलेक्ट होने का। उसके काफी रीजंस होते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी जो आपकी संभावित जो मानी जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये एक बहुत ही आइडियल सैम्पलिंग मानी जाती है रिसर्च के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी किसी और रीजंस के लिए उनको हमें लेना पड़ता है। तो ये आपकी दो प्रकार की सैम्पलिंग हो गई है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी कई प्रकार की होती है, इसी प्रकार से आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कई प्रकार की होती है। देखिए, आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी मेनली जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो 4 प्रकार की डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड द फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी आपको एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहला जो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एज नेम इंडिकेट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये आपका सबसे सिंपल, यानी कि आप फर्स्ट स्टेप लगाइए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। इसमें क्या होता है कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन होती है इसमें हर इंडिविजुअल को चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। इसमें हम काफी मेथड्स यूज कर सकते हैं सैंपल को चूज करने के लिए, जैसे कि आपका टॉसिंग का कॉइन हो सकता है, लॉटरी मेथड हो सकता है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड मेथड्स हो सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि किटी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, चिट्स में नाम लिख देते हैं और सपोज आपके 100 चिट होते हैं और उसमें से एक चूज करना पड़ता है या 20 चूज करना पड़ता है, तो
चिट में जिस जिसका नाम आता है आप उसको सिलेक्ट करते चले जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पूरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को चांस मिल रहा है सैंपल में सिलेक्ट होने का। तो इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें पॉपुलेशन की पूरी जानकारी रिसर्चर को नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। उसके बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बाद आपका आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग एज नेम इंडिकेट, इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को सिस्टमेटाइज करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल की जानकारी रिसर्चर को होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल n आपका पॉपुलेशन है, तो आपको अगर स्मॉल n उसके इंडिविजुअल्स हैं तो आपको हर स्मॉल n की जानकारी होगी उस कैपिटल N में, यानी कि पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल की जानकारी रिसर्चर को रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मतलब होता है, स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर्स में डिवाइड करना, कैटेगरीज में डिवाइड करना। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जो रिसर्चर होता है वो पूरी पॉपुलेशन को कुछ लेवल्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर हमारी पॉपुलेशन कोई भी है, जैसे अगर सपोज हम कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम कॉलेज स्टूडेंट्स को हम अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, अदर्स। तो ये हमारे क्या हो गए, 4 हमारे स्ट्रेटास हो गए। फिर हम 4 स्ट्रेटास यानी कि 4 कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं, सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी प्रोपोर्शनेट भी हो सकती है, डिसप्रोपोर्शनेट भी हो सकती है। तो इसे कहते हैं हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसी तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी पे कर रहे हैं तो हम उनको सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसे मेल, फीमेल, एज वाइज हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम एक बड़ी पॉपुलेशन को डिफरेंट लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और जो हम उससे सैंपल चूज करेंगे वो बहुत एक ट्रू सैंपल हमारे सामने आता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है क्लस्टर सैंपलिंग और एरिया सैंपलिंग। देखिए इसका जो ओरिजिन है बेसिकली आपका एग्रीकल्चर फील्ड से है। हमारे एग्रीकल्चर यानी कि जो फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पर हम क्लस्टर सैंपलिंग का बहुत अत्यधिक प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली जो इसका ओरिजिनेशन हुआ है वो आपका फार्मिंग एक्सपेरिमेंट से हुआ है। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें देखना है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के सॉइल में किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का क्या असर हो रहा है, तो वो आपका किसमें आ जाएगा, आपका क्लस्टर सैंपलिंग में आ जाएगा, एरिया सैंपलिंग में आ जाएगा कि फलाने एरिया में ये वाली क्रॉप आपकी बहुत अच्छी उसकी प्रोडक्शन होती है, इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में आपकी ये वाली क्रॉप्स अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका एग्रीकल्चरल फील्ड से लिया गया सैंपलिंग टेक्निक है। ये तो हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके बाद हमारी जो आती है वो है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग टेक्निक होती है जिसमें पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल को नहीं मिलता है चांस सिलेक्ट होने का सैंपल में, ठीक है। ये आपकी कई प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले जो आपकी है वो है आपकी जजमेंटल सैंपलिंग। देखिए एज नेम इंडिकेट जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब होता है जजमेंट करना। किसका जजमेंट, जो रिसर्चर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर को जानना है किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड के बारे में लोगों का, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हमारे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हो रहा है और जो हमारा पीरियड जो ये आपका बिल्कुल कि विदाउट एनी एक्टिविटीज गया है, तो उसका हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं, क्या ये वर्थ है बच्चे को सही स्किल डेवलप करने का, क्या बच्चे वाकई में चीजों को समझ पा रहे हैं जो हम एक रियलिस्टिक क्लासरूम टीचिंग उनको दिया करते थे। सपोज हम एक एटीट्यूड जानना चाह रहे हैं, अगर हम ये एटीट्यूड जानना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसमें किनको लेंगे, एजुकेशनिस्ट को कंसल्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंसल्ट करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को कंसल्ट करेंगे अगर आपको एटीट्यूड जानना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिसर्च टॉपिक होता है उस रिसर्च से टॉपिक कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही कवर करते हैं। तो इसे कहते हैं जजमेंटल सैंपलिंग, यानी कि रिसर्च जो रिसर्चर होता है वो जज करता है कि उसको कौन से आपके पॉपुलेशन को लेना है। उसके बाद जो आ जाता है वो आपका एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है।
एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल का मतलब होता है कि हमारे पास उस वक्त उस समय कौन कौन से इंडिविजुअल मौजूद थे, हम उसको अपने सैंपलिंग में ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग। इसके बाद आपका आ जाता है कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई रिसर्च करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के बच्चों के ऊपर रिसर्च करनी है, मैं जाती हूं वहां पर, और अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल उस समय अवेलेबल है तो मैं क्या करूंगी, उस दिन जो भी बच्चे अवेलेबल है मैं उन्हीं से ही क्वेश्चनियर अपना फिलअप करवा के डेटा ले लूंगी। मैंने नहीं वेट किया कि जो बच्चे एब्सेंट है मैं उनका भी वेट करूं, तो इसे कहते हैं इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, यानी कि जो उस वक्त इवेंट और घटना में मौजूद थे मैंने उन्हीं से ही डेटा ले लिया, तो इसे कहते हैं एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका है कोटा सैंपलिंग। देखिए जो कोटा सैंपलिंग होता है इसमें क्या होता है कि ये काफी कुछ सिमिलर आपका होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग से। कोटा सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की भी, अच्छा एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कई बार कि वो कौन सी सैंपलिंग टेक्निक है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है प्लस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टेक्निक्स भी पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर है कोटा सैंपलिंग। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसका मैं अब आपको रीजन बताती हूँ। कोटा सैंपलिंग में जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसको पहले स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक के माध्यम से अलग अलग क्या करा जाता है, लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज हम कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम्स वी क्लासिफाई द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास। हमने क्या किया, ह्यूमैनिटीज आपका हो गया, साइंस आपका हो गया, कॉमर्स आपका हो गया, अदर्स आपका हो गया। आपने क्या किया, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। जैसे आपकी 100 की पॉपुलेशन है तो आपने 25, 25, 25, 25 करके आपने अलग अलग स्ट्रेटा में उसको डिवाइड कर दिया। फिर आप क्या करते हो, एक कोटा आप सिलेक्ट करते हो हर स्ट्रेटा से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी के माध्यम से आपने स्ट्रेटा में डिवाइड किया है। अब आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की उससे आई मीन टू से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपने क्या किया, पहले पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड किया। अब आप क्या कर रहे हो, अब नॉन प्रोबेबिलिटी कहां पर यूज करोगे, अब जो रिसर्चर है वो अपनी इच्छा से कितना सैंपल हर स्ट्रेटा से ले रहा है, तो यहां पर आप किसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई, आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी की आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इसलिए कोटा सैंपलिंग को बोला जाता है कि इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रोबेबिलिटी की और नॉन प्रोबेबिलिटी की। तो दिस इज अ कोटा सैंपलिंग। उसके बाद जो आपका लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। अब आप कहेंगे कि स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, ये क्या है। स्नो मीन्स बर्फ होती है, बर्फ की बॉल से सैंपलिंग का क्या मतलब है, तो मैं इसका आपको मतलब बता देती हूँ कि जो आपका स्नोबॉल सैंपलिंग है इसका नाम ये एक्चुअली क्यों रखा गया। आपने कभी बर्फ की जो बॉल देखी होगी, बर्फ की बॉल को जब आप फेंकते हैं, धकेलते हैं, तो बर्फ की बॉल क्या करती है, ऐसे आपकी रोल होते हुए बहुत तेजी से जाती है। जब वो नीचे तेजी से जाती है तो जो बर्फ और होती है वो उससे चिपकती रहती है, यानी कि और ज्यादा वो बड़ी होती रहती है। तो वो छोटी बॉल बड़ी 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 होते 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 क्या करती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है आपका, इसमें हम एक से और अत्यधिक क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक को यूज करता है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इंडिविजुअल है, आप क्या करते हो, उस इंडिविजुअल से बाकी भी जानकारी लेते हो। सपोज उस इंडिविजुअल ने आपको 2 के बारे में और बताया, फिर आप इन दोनों से फर्दर आप क्या करते हो, और जानकारी लेते हो। तो बेसिकली क्या होता है, चेन चली आती है, तो इसे चेनिंग सैंपलिंग भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। सपोज आपको कोई रिसर्च करनी है किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, डॉक्टर्स के मतलब डॉक्टर्स में आपको ये पता करना है कि डॉक्टर्स का व्यू क्या है एक पर्टिकुलर ड्रग को लेकर। अब क्या है कि मैं क्या करूंगी, पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट करूंगी, मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि भाई इस ड्रग का क्या इंपैक्ट होता है। अब मुझे क्या करना है, और डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पहले उस डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लूंगी, फिर उस डॉक्टर से फर्दर और डॉक्टर्स के नाम मैं लूंगी। तो वो डॉक्टर क्या करेगा, 2 डॉक्टर्स के सपोज उन्होंने नाम दे दिए, फिर हम क्या करेंगे, उन 2 डॉक्टर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर हम उन 2 डॉक्टर्स से फर्दर और डॉक्टर्स के बारे में पूछेंगे। तो हमारा क्या है, एक चेन क्या है, बढ़ती चली जाएगी।
तो बेसिकली जो आपकी स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, ये एक चेन के थ्रू, एक चेन के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेता है। तो बेसिकली हम इसमें एक हिडन पॉपुलेशन को निकालना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उस हिडन पॉपुलेशन से, जिसको हम फेस टू फेस या हम डायरेक्टली कांटेक्ट करने में असक्षम हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसका हो सकता है कि अगर हम सेक्स वर्कर्स के ऊपर सपोज कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो रिसर्चर क्या करेगा, सपोज वो एक सेक्स वर्कर को जानता है, तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन उससे लेगा, उस सेक्स वर्कर से वो बोलेगा कि आप फर्दर और इन्फॉर्मेशन दो, यानी कि औरों का नाम दो, बिकॉज हम डायरेक्टली कांटेक्ट करना इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो क्या करेगा, फर्दर और अपने साथ वालों के नाम देगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हिडन पॉपुलेशन से सारी इंफॉर्मेशन सामने लेकर आते हैं। तो ये आपका जो स्नोबॉल टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक माना जाता है। बेसिकली ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक में आता है कि आप एक के माध्यम से डिफरेंट चेन बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, मैं एक पॉइंट मिस कर गई हूँ जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो आपका ये पहला जो मैंने आपको बताया था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, एक होता है आपका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक हमारे रिसर्चर थे जिनका नाम था पेनिंगटन, इन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग का भी नाम दिया था। एक्सीडेंटल को अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ये कई बार आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, तो आज मैंने जो आपके समझ डिस्कस किया है कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इस सैंपल को चूज करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उनको हम सैंपलिंग टेक्निक्स कहते हैं, जो आपकी दो टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपका आ जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो ये सब क्या आपके प्रोबेबिलिटी हो गया। नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाता है आपका जजमेंटल, एक्सीडेंटल, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, पर मेन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो ये आपका बेसिकली और एक इसका डिफरेंस भी मैंने आपको डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या अंतर होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जनसंख्या के हर व्यक्ति को चांस मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। नॉन प्रोबेबिलिटी में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, हर व्यक्ति को चांस नहीं मिलता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नेट एग्जाम, जो आपका फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। इसी तरीके से मैं आपको फर्दर वीडियोस आपके समक्ष लेकर आती रहूंगी। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके समक्ष लेकर आती रहूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।